हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो रिसेंट वीडियो हमने अपलोड की है उसमें BCHCT 131 के असाइनमेंट 2024 को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। आज की जो इस वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सपेरिमेंट का, और एक्सप्लेन एंड एनालिस्ट इट्स रिजल्ट, उसके कंक्लूजन्स क्या थे वो हमको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द डी ब्रॉगलीज आइडिया वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय both the chemist physicist who observed the reflection of an electron beam from the metal surface. Both had studied the surface of nickel by measuring the energy of electrons. उस टाइम जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने जो स्क्रीन पे रिजल्ट कंक्लूजन देखा था, उस टाइम उन्होंने जो मेटल यूज़ किया था एज अ सोर्स, दैट इज़ nickel metal. The energy levels of electrons scattered from the metal surface. They conducted the experiments in the absence of air, means they experiment in the vacuum, accelerating the electrons and then allowing them to strike the surface of nickel metal. The number of scattered electrons are determined by using a detector. वहाँ पे स्क्रीन के लिए डिटेक्टर है जिससे वो डिटेक्ट करेगा number of electrons that are scattered by the metal surface. That metal is nickel. It was expected from the experiment that the smoothest metal surface would be rough enough to reflect the electron beams diffusely with a smooth distribution of the intensity with angle of diffraction. Angle of diffraction, that is theta, we have to find by the experiment. After the experiment, पहले experiment perform किया था, उसके बाद उन्होंने theoretically diffraction law को, Bragg's law को यूज़ करके उन्होंने angle of diffraction find out किया था। अगर इसकी डायग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क कैरी करता है तो इसको हमें डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए जो सूटेबल डायग्राम है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, और इसको लेबल भी अच्छे से करना है। और हीटेड फिलामेंट है और वैक्यूम चैम्बर पूरा जिसमें हमने पूरा सेटअप किया है वो वैक्यूम क्रिएट किया है। मूवेबल डिटेक्टर जिससे हम डिटेक्ट करेंगे स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉन्स बीम स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्क्रीन पे चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। और जो एंगल, जिस डिटेक्टर्स पे जो एंगल बन रहा है स्क्रीन के साथ, वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेटिंग एनोड है और दिस इज़ अ बैटरी, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है, और जो निकल मेटल यहाँ पे यूज़ किया है एज अ टारगेट। और इसके कंक्लूजन्स भी क्वेश्चन में पूछे तो हम इसके कंक्लूजन्स भी हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कंक्लूजन्स क्या थे? While the experiment was conducted accidentally, air is entered to the chamber, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट किया था बट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए एयर की एंट्रेंस हो गई, इसका मतलब कि वहाँ पे एरर क्रिएट होगा। एंड निकल ऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड, क्योंकि एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकल क्या करेगा, निकल इज अ मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और निकल ऑक्साइड बन गया on the surface of nickel metal. To remove the oxide, remove करने के लिए both the physicist has heated the metal piece. उन्होंने उस metal को heat किया at a high temperature. उसकी वजह से हुआ क्या? It leads to the formation of crystal, having crystal planes in the metal. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद when the experiment was done, the electrons get scattered from the planes and the diffraction pattern was unexpected peaks resulting. जो हमने peaks expect की थी due to the formation of nickel oxide followed by oxidation, the unexpected peaks were observed as a result. The experiment was again repeated. उन्होंने फिर से experiment repeat किया वैक्यूम क्रिएट करके। Calculations were done for intensity of electrons diffracted at different angles. Highest intensity जो observe की थी theta angle, that was 50 degree, when kinetic energy of the electrons was 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे कंक्लूजन्स। जो स्क्रीन के सामने आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन।
Third question is regarding wave function. What is well-behaved wave function? Illustrate with the help of diagram. Wave function है क्या? अब जो wave function है, it is denoted by psi, और इस psi की वैल्यू को हम वेल बिहेव्ड तभी मानेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज फॉर एनी पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन psi मस्ट बी फाइनाइट. वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए. इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. अगर किसी इक्वेशन में साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन यूज़ करोगे, अगर साई का वैल्यू मोर देन 1 आता है तो इट इज़ नॉट अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन. वी कैन सेट दैट दिस पर्टिकुलर साई इज नॉट हैविंग सिंगल वैल्यूड, सो इट मस्ट बी अ नॉट वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन. साई मस्ट बी कंटिन्यूड, और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए साई का वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल वो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल डेरिवेशंस. फॉर एग्जाम्पल अ वेव फंक्शन शोन इज़ नॉट वेल बिहेव्ड. अगर वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड नहीं है तो उसका आप ग्राफ देख रहे हो, फिगर ए, ये शो करता है कि जो वेव फंक्शन है इट इज़ नॉट अ फाइनाइट. डायग्राम बी जो आप ग्राफ देख रहे हो उसमें देखिए इट इज़ नॉट हैविंग सिंगल वैल्यू. देखिए अगर हम ये ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पी, क्यू और आर, यहाँ जो कर्व है वो पास आउट हो रही है एट 3 पॉइंट्स. इसका मतलब इसका एक सिंगल वैल्यू नहीं है. एटलीस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पे 1, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा है, तो इसकी सिंगल वैल्यू नहीं है. सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ नॉट अ हैविंग सिंगल वैल्यू. आगे देखिए, और ये कंटिन्यूस नहीं है. सी डायग्राम में देखिए इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस. देखिए डिसकंटिन्यूस है. इसका जो डायग्राम दिख रहा है देखिए कर्व्ड डायग्राम है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, सो इट इज़ नॉट अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन. इन सब को ओवरकम करने के लिए डायग्राम डी देखिए, डी ग्राफ जो है इट इज़ अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन. देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन देखें, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बोलता है साई मस्ट बी फाइनाइट. देखिए यहाँ पे वैल्यू इसका यहाँ पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब ये फाइनाइट है. और दूसरा है कंडीशन सिंगल वैल्यूड, इसका एक ही सिंगल वैल्यू है दैट इज़ एट ओरिजिन. ये ओरिजिन में से पास आउट हो रहा है और इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जो कर्व है जस्ट एक कर्व देखिए, कोई और डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट कर्व नहीं है, तो इसलिए एक एक कर्व है तो इट इज़ अ continuous also, so it can be said to well behaved wave function, that is psi well behaved wave function. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको रिटर्न में लिखना होगा पॉइंट सी एंड डी. इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा था, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन. द वेव फंक्शन साई कैन बी रिगार्डेड एज एम्पलीट्यूड फॉर अ वेव. तो वेव फंक्शन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ अ हाइट ऑफ द वेव. हाईएस्ट जो वेव है उसका कितना क्रेस्ट में कितना क्रेस्ट है और कितना ट्रफ है, हाईएस्ट हाइट, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड फॉर द वेव. सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड, वेव फंक्शन कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज इन सम रीजन ऑफ स्पेस and negative value in other regions. Psi can affect the formation of the bond between the atoms. Only the wave function of the same phase will lead to the bonding combination. तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको सिग्निफिकेंस में लिखने होंगे. सिग्निफिकेंस के लिए वैसे फर्स्ट पॉइंट ही सफिशिएंट है, लेकिन क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को लेंदी लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में. तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है. एक बार फिर से मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन स्टार्टिंग से, कैसे लिखना है, कैसे उसको ड्रॉ करना है. तो आपको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. Next question is, what are the different quantum numbers? Explain their significance. क्वांटम नंबर फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें ये बताता है कि जो पर्टिकुलर एटम है उसका एनर्जी लेवल कौन सा है, दैट इज़ डिनोटेड बाय एन. एन डिनोट्स द मेजर एनर्जी लेवल्स. सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय एल.
ये हमें जो एल वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, इट डिनोट्स द एंगुलर मोमेंटम एंड, और इससे हमें सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये हमें ऑर्बिटल का शेप बताएगा। हमें पता है ऑर्बिटल की शेप पी और एस पी डी एफ शेप है, तो कौन सा ऑर्बिटल जो है पी ऑर्बिटल होगा या एस होगा, वो पर्टिकुलर हमें शेप बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द सब लेवल ऑफ मेजर एनर्जी लेवल्स, मतलब व्हेन एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो ऑर्बिटल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा और उसका शेप स्फेरिकल है। एल ऑर्बिटल, अगर एल का वैल्यू 1 है तो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ पी ऑर्बिटल। फॉर 2 पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है, या यू नो दैट L2 the orbital is designated as d orbital, and for L is equals to 3 it is designated as f orbital. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब कि एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ये हमें ओरिएंटेशन बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ml. ml determines the possible quantized orientation of the angular momentum and of the orbital in space. It is denoted by ml. Spin quantum number. It is denotes or it signifies the spin of the particular atom. स्पिन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। द फोर्थ क्वांटम नंबर विच अराइजेस फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस दैट एनी इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव, ऑब्वियसली मूवेबल है, सो मोबिल इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी स्पिन और रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे। इट विल देन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। जो स्पिनिंग होती है इट अफेक्ट्स द एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिनिंग है वो एंगुलर मोमेंटम को अफेक्ट करती है और उस रिगार्डिंग उसके बाद रिस्पेक्टिवली वो एनर्जी को अफेक्ट करती है। और जो स्पिनिंग है एज जैसे मैंने पहले ही बताया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसको अगर हम टैबुलर फॉर्म में हम इसको कंपाइल कर सकते हैं, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ एन, इफ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 द एल इज 0 एंड नोटेशन विल बी गिवन बाय 1, और एल 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस। वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2, तो एल का वैल्यू 0 एंड 2 मतलब कि n-1 होता है। तो 0 के लिए ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एस, और 1 के लिए पी, बट यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो NS NP मतलब कि 2S 2P। n वैल्यू 3 है, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 3 लिखेंगे, और l का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे n-1 मतलब 0 1 2। 0 के लिए 3s ऑर्बिटल, 1 के लिए p, 2 के लिए d। फॉर n इज इक्वल्स टू 4 4 4 4 4 ही रहेगा n का वैल्यू, और l का वैल्यू क्या होगा n-1 मतलब कि अप टू 3 0 1 2 3। और 0 के लिए ऑर्बिटल s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d एंड 3 के लिए f। तो अगर हम इसके टेबुलर फॉर्म को समझ लेंगे तो हम पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट हम मैनिपुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज ऑफ बॉउ प्रिंसिपल। दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर द बिल्डिंग अप। और ये लॉ क्या बताते हैं, प्रिंसिपल क्या बताते हैं, इट स्टेट्स दैट ऑर्बिटल विल फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा फर्स्टली लोएस्ट एनर्जी लेवल में फिल किया जाएगा, उसके बाद उसके हायर एनर्जी लेवल में फिल किया जाएगा अकॉर्डिंगली, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल अप किए जाएंगे। हुन्स रूल क्या बताता है, दिस रूल स्टेट्स दैट द इन अ गिवन एनर्जी लेवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज unpaired electron is maximum means that is the electron will first fill the available orbital singly। जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि सिंगली फिल किए जाएंगे। अगर वो सिंगली फिल हो गए हैं, पूरे ऑर्बिटल में फिल हो गए हैं, तो उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है और इधर s ऑर्बिटल है, तो हमने पहले क्या करना है, सिंगली फिल करना है। सिंगली फिल करने के बाद उसके बाद हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट, दिस इज सो सिंस देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द टू। क्यों ऐसा होता है, क्यों उसने ऐसा बोला, उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेन ऐसे किया है कि क्यों, आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं विद द सेम स्पिन,
दोनों ही क्लॉकवाइज अगर हो गए तो उनमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन। द एनर्जी एसोसिएटेड विद म्यूचुअल रिपल्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, और उसको हम बोलेंगे कूलम्बिक एनर्जी ऑफ रिपल्शन। Hence, if orbital of equivalent energy are available, the electrons prefer occupying the orbital singly. उसके बाद parallel spin से उसके बाद हम pairing start करेंगे. If two electrons share the same orbital, जैसे कि F1s ऑर्बिटल ले लीजिए, तो उनका जो स्पिन रहेगा वो एंटी पैरेलल रहेगा। पैरेलल स्पिन से कभी भी फिल नहीं होंगे। एक का जो ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n, l, ml and ms। अभी हमने डिस्कस किया है 4th क्वेश्चन में। इट states that no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. It means किसी एक पर्टिकुलर एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स का 4 क्वांटम नंबर, 4 के चारों सेम नहीं होंगे। सब इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना आइडेंटिटी होगा। अगर किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के 3 क्वांटम नंबर्स मैच करते हैं तो पर्टिकुलरली डेफिनेटली उसका 4th क्वांटम नंबर मैच नहीं करेगा। ये बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके साथ ही एक बार मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे प्रिंसिपल। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने हाफ असाइनमेंट को सॉल्व कर दिया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ हाफ असाइनमेंट बचा है हम उसको भी सॉल्व करेंगे और जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन यू कैन लाइक द वीडियो एंड कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स और मेट्स। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, बाकी कोर्स कोड के लिए भी अपलोड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को नोट कीजिए और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए इस वीडियो की हेल्प से। थैंक यू।